हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मे 25 बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर के आईसीआई के थ्रू सजेस्टेड आंसर्स आ चुके हैं। मैंने मेरे सॉल्यूशंस ऑलरेडी पेपर के बाद अपलोड कर दिए थे। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो आंसर्स है वो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मेनली डज नॉट डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिजनेस साइकिल्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि बिजनेस साइकिल इज अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही देके रखा है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, ये गलत है। इकोनॉमिक्स इज नॉट एन अप्लाइड ब्रांच, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच। तो दैट इज वाई सी वाला स्टेटमेंट गलत है, दैट इज वाई इट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमांड इकोनॉमी का दूसरा नाम है, ऑप्शन बी सही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। Question number 4, which of the following is not a merit of capitalist economy? Option B says yeah, that is collective ownership. Collective ownership is not a feature of capitalist economy, it is a feature of mixed socialist economy. Question number 5, an economy exists on which of the following two facts? Economy कौन से दो facts पे exist करती है? इसका सही option है option D. Human wants unlimited होती हैं और resource होते हैं relatively कम. Question number 6 है, commodities for which the quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with an increase in income beyond that level. एक लेवल तक ही किसी की डिमांड बढ़ रही है किसी कमोडिटी की, और उसके एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के बाद उसकी डिमांड कम होने लग जाती है, यानी नेगेटिव रिलेशन आ रहा है इनकम के साथ, तो ऐसे गुड्स को बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग पीपल, ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेबलेन इफेक्ट, ऑप्शन डी। Question 8 है, an expectation that price will fall in future will lead to। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली हैं, तो हम अपनी करंट डिमांड भी कम कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ऑप्शन डी सही है। कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी है 100 यूनिट्स की, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 6 पर यूनिट, तो ओरिजिनल प्राइस है 6 पर यूनिट। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, प्राइस इलास्टिसिटी -3 देके रखी है। एट व्हाट प्राइस, अपने को न्यू प्राइस निकालनी है, कंज्यूमर बाय करेगा 80 यूनिट्स, न्यू क्वांटिटी है 80 यूनिट्स, तो अपन चेंज क्वांटिटी निकाल लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके, दैट इज -20 का चेंज आया है, 80 माइनस 100। फॉर्मूला अगर अप्लाई करते तो 3 इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्यू -20 अपॉन चेंज इन पी, हमको नहीं पता, इंटू ओरिजिनल प्राइस 6 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी है 100 यूनिट्स की। ओके, व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला माइनस कैंसिल हो जाता है, दिस इज 1 जा, दिस इज 5 जा, तो चेंज इन पी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। व्हेन आई सॉल्व इट तो आई गेट 2/5, दैट इज 0.4। ओके, ओरिजिनल प्राइस 6 रुपए थी, चेंज इन प्राइस है 0.4 का, तो ये अपन ऐड कर देंगे तो न्यू प्राइस आ जाएगी 6.4 की। ओके, क्वांटिटी अगर कम हुई है तो डेफिनेटली प्राइस बड़ी होगी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन 10 है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ता है प्राइस बढ़ने के साथ, तो रेवेन्यू और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। रेवेन्यू और प्राइस के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन चलता है तो डिमांड होगी इनइलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हाइल डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, greater the proportion of income spent on a commodity, generally lower या lesser will be the elasticity of demand। ये सही नहीं है, जितना ज्यादा proportion of income spend होगा उतना elasticity of demand होगा ज्यादा, उतना ज्यादा इलास्टिक डिमांड होती है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 12, व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्रॉस इलास्टिसिटी उनके बीच में होगी नेगेटिव, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 13, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्यू बढ़ रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली कम हो रही होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 100 टू 110, प्राइस में चेंज आया है 100 से 110, एंड उसकी वजह से 150 यूनिट से 200 यूनिट्स हो गया है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया है 150 से 200 यूनिट्स, तो अपने को निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग आर्क मेथड। तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया है, +10 का, 110 माइनस 100, एंड चेंज इन क्वांटिटी है 200 माइनस 150, दैट इज 50 का चेंज है। इफ आई कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी बाय आर्क मेथड, फॉर्मूला वुड बी चेंज इन प्राइस 10 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी 50 into P1 plus P2, मतलब 100 plus 110, 210 upon Q1 plus Q2,
मतलब 150 plus 200, that is 350. On solving this, we get, this is 7 threes are 7 fives are. So change in Q, I have done reverse, sorry. It will be 50 divided by 10. Change in Q upon change in P होता है. So that will be 5 ones are 5. And correct answer would be option B, that is 3. Question number 15. The rate at which a consumer is prepared to exchange good X and Y, holding the level of satisfaction constant. अगर आप satisfaction constant रख रहे हो और आप X को substitute कर सकते हो for Y, तो that is the situation of MRS. ये किसका definition है? MRS का. Marginal rate of substitution, और indifference curve में हम satisfaction रखते हैं constant. Correct option would be option B. Question number 16. The form of capital which performs its function in production in a single use. One time use की capital को कहते हैं circulating capital. Option B सही है. Survival, growth and expansion come under which of the following objective? Organic objective का part है. Option A सही है. Direct question है. Question 18. The minimum quantities of various inputs that are required to yield a given quantity of output. कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मिनिमम इनपुट लगेगा टू गिव अ गिवन आउटपुट, इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन 19. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट? ऑप्शन डी सही है. एवरेज प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो जाता है बेटा, एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एंड दैट इज वाई यही ऑप्शन सही है और ये स्टेटमेंट गलत है. क्वेश्चन 20. टोटल प्रोडक्ट कब डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है? तो दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन 21. रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू, रिटर्न्स टू स्केल मतलब जब सारे इनपुट सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज रिटर्न्स टू स्केल. ऑप्शन बी सही है. चेंज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्वेश्चन 22. लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन सीआरएस का दूसरा नाम है, दैट इज ऑप्शन बी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. क्वेश्चन नंबर 23. बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट line which shows various alternative combination of two factors which the firm can only which the firm can buy with a given outlay. एक फर्म कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बाय कर सकती है एक पर्टिकुलर इनकम के साथ या रिसोर्स के साथ, तो उसे बोला जाता है आइसो कॉस्ट लाइन. ऑप्शन सी सही है. डेटा देके रखा है अपने को, एएफसी निकालना है 2 यूनिट का. टोटल फिक्स कॉस्ट, जितना जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट होता है उतना टोटल फिक्स कॉस्ट होता है सारे लेवल्स का, तो दैट विल बी 200. और एएफसी हो जाएगा 2 यूनिट्स पे, विल बी 200 पीएफसी डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स अस 100. ऑप्शन बी सही है. सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है इसमें. क्वेश्चन 25. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट टू ऑकर बिटवीन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न तब ऑकर होता है जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए या मार्जिनल प्रोडक्ट गिरे. तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, 310 माइनस 200, 110, 410 minus 310, 100, 500 minus 410 gives us 90, 604 minus 500 gives us 104, and 710 minus 604 gives us 106. बेटा थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के बीच में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो चुकी है, इससे पहले ये गिरी रही थी, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. क्वेश्चन 26 है. मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब एवरेज रेवेन्यू देके रखा है 45 और इलास्टिसिटी है 3. तो फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई, 3 माइनस 1/3. तो आंसर होगा इसका सी, ऑप्शन सी, दैट इज 30. Question 27. Which of the following is not a feature of perfect competition? Option C सही है, that is inelastic demand. Perfect competition में perfectly elastic demand होती है. Question 26. Sorry 28. A firm should not produce at all when. Shutdown point तब आता है जब आपका firm total variable cost भी cover नहीं कर पा रहा है. तो when total variable costs are not met. Option C सही है. Question 29. कौन सा टाइप का मार्केट अलोकेट करता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसर्स? बेटा इसे बोला जाएगा फैक्टर मार्केट. फैक्टर मार्केट में जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं वो अलोकेट किए जाते हैं टू दी फैक्टर्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 30. द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय एक्सपैंडिंग आउटपुट एट लेवल वेयर. मैक्सिमम प्रॉफिट का सिचुएशन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है जहां पे एमआरएमसी बराबर होगा और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, एमआर इज इक्वल टू एमसी. Question 31. What will happen to the equilibrium price and equilibrium quantity when the demand increases and supply decreases? बेटा अगर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तो एक चीज पक्की है कि प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा हम उसके बारे में नहीं बता सकते.
तो ऑप्शन ए सही है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस बट चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन। क्वेश्चन 32 देख रखा है, एक सोल प्रोप्राइटर है जिसका टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 1,20,000 का, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट देके रखी है उसकी 95,000 की, और ओनर अगर कहीं और काम करता तो वो अर्न कर लेता कितना, 30,000 रुपीज सैलरी के नाम पे अर्न कर लेता। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अपने को बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ओनर, देखो इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो ओनर को लॉस हो रहा है कितना, 1,20,000 माइनस 95,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस 30,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी 5,000 का इकोनॉमिक लॉस है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। B statement है, the firm is having an accounting profit of 25,000। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस की जाती है। 1,20,000 माइनस 95,000, तो 25,000 का अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट है। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर ₹30,000, ये स्टेटमेंट गलत है और इसलिए हमारा सही ऑप्शन है। फिर डेटा देके रखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है 20 यूनिट्स पे। तो सबसे पहले टीएफसी सारे लेवल्स पे हो जाएगा 100, जीरो लेवल पे जितना टोटल कॉस्ट होता है उतना ही सारे लेवल्स का टीएफसी होता है। फिर हम निकाल लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, 100 माइनस 100, देन 220 माइनस 100 120, देन 320 माइनस 100 गिव्स अस 220। ओके, अब पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20 यूनिट्स की कैसे निकलेगी, एबीसी निकालना है तो चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू विल बी द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जंप ले रही है, 10 के बाद सीधे 20 यूनिट है। तो चेंज इन टीवीसी है 220 माइनस 120, दैट गिव्स अस 100, और चेंज इन क्वांटिटी है 20 माइनस 10, दैट गिव्स अस 10। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 10, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इस सिचुएशन में होगा 10, नॉट 11। ओके, इट विल बी 20 यूनिट्स का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 320 minus 220, change in total cost is also 100 divided by change in number of units. Okay, so correct option would be 10 rupees. Option B, then between 10 and 20 units, what is the marginal cost per unit? Okay, sorry, here we have to calculate average variable cost. So average variable cost will be calculated by the formula total variable cost divided by number of units. That is, total variable cost ही अपनी 220 divided by number of units थे 20, so that gives us 11 rupees। और marginal cost अगर निकालनी है तो formula होगा change in TVC upon change in Q, so that gives us change in total variable cost है 100 का, यहाँ पे आएगा 220 minus 120, that is 100 divided by change in number of units, that gives us 20 minus 10, that is 10। इसमें आंसर आ जाएगा 10 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो सिंगल बायर नहीं होता है मोनोपोली में, सिंगल सेलर होता है, एंड दैट इज वाई इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन डी सही है, इट शुड बी पॉसिबल फॉर बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट टू सेल दी गुड्स इन हाई प्राइस मार्केट। नहीं, it should not be possible for a buyer of low price market to sell the goods in high price market, and इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, एंड ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 37, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेटा वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज के बेसिस पे, ऑप्शन डी सही है। किंग डिमांड कर दिया था स्वीजी ने, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 39, अज्यूम दैट द प्राइस इज ₹30, तो क्वांटिटी डिमांडेड है अपनी 19 यूनिट्स की एट प्राइस ऑफ ₹30, यही तुम्हारा ए आर है। तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 19 3 जा 57, दैट इज 570 रुपीज का टोटल रेवेन्यू है। जब प्राइस हो गई है 28 रुपीज तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है 20 यूनिट्स की, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट 560 रुपीज। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू, अपने को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है 20 यूनिट्स पे। तो दैट विल बी 560 माइनस 570, that will be 10 rupees minus 10 rupees. The correct option would be option B. Coming on to question number 40, oligopoly market in which few firms come to a common understanding with each other in fixing price and output। जब price output मिलके decide करें तो उसे collusive oligopoly बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है। During the upswing phase of business cycle, involuntary unemployment close to zero हो जाता है, and that is why option B सही है। Question 42, the level of national income and expenditure declines rapidly during which phase of business cycle? जिसमें rapid decrease हो रहा है वो होता है trough या depression, and that is why correct is option B। In all kinds of businesses, the different phase of business cycle generally occur as, सारे phases of business cycle में कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन वो रेगुलर होता है। हालांकि मॉड्यूल में देके रखा है वो पीरियोडिकल होता है लेकिन रेगुलर नहीं होता है।
लेकिन इन चारों ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट बी जा रहा था, तो पहले भी मैंने तुम्हें बोला था कि इसमें ऑप्शन बी सही लग रहा है। क्वेश्चन 44, एन इंडिकेटर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। बेटे डायरेक्ट लाइन देके रखी है मॉड्यूल में, इसमें आंसर है कोइंसिडेंटल इंडिकेटर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन कंट्री ए एंड बी। यार वॉर और पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल कॉज होता है बिजनेस साइकिल का, ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। नेशनल इनकम के अकाउंट्स कंपाइल करता है सीएसओ, ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, तो ऑप्शन डी सही है। ये असिस्ट करता है इन मेकिंग पॉलिसीज टू रिलेशन टू पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं जीडीपी ग्रोथ से रिलेशन में फिर भी बना सकता है पॉलिसीज, तो दैट इज वाई ऑप्शन डी सही है। देन गिवन डेटा के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है इन्फ्लेशन रेट ऑफ ईयर 3। ईयर 3 का इन्फ्लेशन रेट निकालना है। अपने को देकर रखा है जीडीपी डिफ्लेटर, ईयर 3 का भी है, ईयर 2 का भी है। तो व्हेन वी कैलकुलेट यूजिंग द जीडीपी डिफ्लेटर, फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 3 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 into 100. Okay, when we calculate it, it will be 144 minus 125 divided by 125 into 100. While solving, we will get 44 minus 25, 1900 divided by 125. So 19 into 100 divided by 125. This will be 4s are, this will be 5s are. 76 divided by 5, so 5 by 75. 5 points, sorry, not 5. It will be 1s are 5, then 2, 5, 15.10. 15.2% अप्रोक्सीमेटली आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, ऑप्शन बी सही है। 49 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस जीएनपी ऑफ कंट्री अंडर द कंसेप्ट नेशनल इनकम। जीएनपी कौन सा करेक्टली डिफाइन कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए सही है इसमें। इट इज द टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जीडीपी बोला है अभी तो, और उसके बाद इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50, जीडीपी एट एफसी is calculated by which of the following formula। तो ऑप्शन सी सही है। जीडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, जीडीपी एट एमपी में क्या माइनस कर देते हैं, एनआईटी। एनआईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए जाएंगे और सब्सिडी एड बैक कर दी जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बेसिक प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने तुमको उस वक्त भी बोला था क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो इंस्टीट्यूट ने भी ऑप्शंस को गलत ही कंसिडर किया हुआ है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है और क्वेश्चन इनकरेक्ट है। 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री अंडर द कंसेप्ट नेशनल इनकम। ये डायरेक्ट लाइन देके रखी है तुम्हारे मॉड्यूल में, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज पर कैपिटा इनकम। द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स। फाइनल पैसा जो लोगों के हाथ में बच जाता है कंजम्पशन करने या सेविंग करने के लिए, उसे बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम अंडर द कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन को इंक्लूड किया जाता है पर्सनल इनकम निकालने के लिए व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये अलग से ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, रिटेन्ड अर्निंग्स और इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, ये सारी चीजें पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बनती हैं। एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी अगर एम्प्लॉयर ने किया तो वो ऑलरेडी नेशनल इनकम का पार्ट है, और एम्प्लॉय ने किया तो उसे अलग से ऐड करने का जरूरत है ही नहीं। Question 55, which of the following is a true in relation with private income under the concept of national income? D है, it is income both factor and transfer income accrued to private sector from all the sources within the country as well as abroad। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को जहां से भी पैसा मिलता है भले ही उन्हें कमाया हो या उनको डायरेक्टली मिला हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question 56, in preparation of state income estimates, certain activities like railway, banking, insurance, जो कट अक्रॉस होती है बाउंड्रीज उसे बोला जाता है सुपरा रीजनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन बी सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की नॉट अ सेक्टर टू बी इंक्लूडेड इन द थ्री सेक्टर्स बाय थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ किनेजियन थ्योरी में। कौन सा सेक्टर नहीं आता है, वो फॉरेन सेक्टर है, बिजनेस, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड आता है।
58th है, under the Keynesian theory of national income determination, which of the following term is given for demand for money? तो कीन्स ने कौन सा देके रखा है थ्योरी? दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 59, अंडर Keynesian theory of determination of national income, the assumption is that consumption increases with an increase in disposable income, but the increase in consumption will be dash the increase in disposable income. इनकम में ज्यादा बड़ा इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, लेस देन। कंजम्पशन में कम इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ज्यादा है और रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन कम होता है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज ऑल्सो सेव्ड। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस? तो ऑप्शन बी सही है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला देकर रखा है। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी that aims at eliminating macroeconomic fluctuation? The stability function के through macroeconomic fluctuations eliminate होते हैं। Which of the following statement is true with respect to social cost? Social cost is equal to private cost plus external cost. Option A सही है, direct question. Which of the following is not a characteristic of public good? पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, तो एक्सक्लूडेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अब ये क्वेश्चन में एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही कर दिया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे लेमन प्रॉब्लम में लेमन का मतलब क्या है जो जॉर्ज ए किलॉफ ने बोला है? जॉर्ज ए किलॉफ लेमन में खराब क्वालिटी के गुड्स को रेफर करना चाहता है, लेकिन एज आई टोल्ड यू मॉड्यूल में एक लाइन देकर रखी है, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी कार्स रेफर्ड टू एज लेमन्स। तो बेसिकली वो बैड क्वालिटी कार्स को लेमन्स बोला जाता है वहां पे, लेकिन क्योंकि वो लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन बी को सही माना है, बोथ पुअर एंड गुड क्वालिटी कार्स, यूज्ड कार्स, जैसा कि हमने सोचा था। अनएक्सपेक्टेड आंसर बाय इंस्टीट्यूट, स्क्रैप्ड कार्स होना चाहिए था सही आंसर। 65 पे आ जाता है, the statutory disclaimer that the mutual fund investments are subject to market risk। बेटा ये इंफॉर्मेशन फेलियर को रिड्यूस करने के लिए किया जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट इंफॉर्मेशन फेलियर। आर्टिकल 112 क्या बनाने के लिए बोल रहा है? ऑप्शन बी सही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड इन बजट? तो बेटा इसमें भी फिर से दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, सी एंड डी में कंफ्यूजन था। इंस्टीट्यूट ने इसमें डी को सही माना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एंड इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर भी दिक्कत ये थी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो होते हैं वो एनस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर के नहीं देखे रखे हैं मॉड्यूल में, करंट फाइनेंशियल ईयर के देखे रखे हैं, तो सी और डी में कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने डी को सही माना है इसमें। Question 68, which of the following is nodal department for overseeing the public financial management system? बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 69, बजट प्रोसीडिंग में स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिस्क्राइब टाइम इज ओवर, तो अगर प्रिस्क्राइब टाइम खत्म हो जाता है वो सारे आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स रख देता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है गिलोटिन। ऑप्शन डी सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट? तो फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं होती है, वो डिमांड साइड पॉलिसी होती है, ऑप्शन डी सही है। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है इन एम डी इज इक्वल टू के पी वाई? वाई का मतलब है रियल नेशनल इनकम, तो दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन ए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो बैंक्स अवेलिंग एमएसएफ रेट मैक्सिमम कितना एसएलआर पोर्टफोलियो डिप कर सकते हैं इसमें? तो मैक्सिमम 1% पोर्टफोलियो डिप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही है। फिर कैलकुलेट करेंसी विद पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। करेंसी विद पब्लिक कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? नोट्स इन सर्कुलेशन में ऐड किया जाएगा कॉइन्स इन सर्कुलेशन को, और माइनस किया जाएगा जितना पैसा बैंकिंग सिस्टम के हाथ है। कैश ऑन हैंड विद बैंक एंड कॉइन ऑन हैंड विद बैंक, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिल रहा है 262 548। इस क्वेश्चन में भी मैंने तुमको बताया था यार, आइडियली यहाँ पे कैश ऑन हैंड विद बैंक्स नहीं होना चाहिए था, नोट्स विद बैंक्स होना चाहिए था, तो अपन कॉइन्स को अलग से माइनस करते, लेकिन अब यहाँ पे कॉइन्स माइनस किए बिना कोई भी ऑप्शन मैच हो भी नहीं रहा था, तो इसलिए इन दोनों को ऐड किया है और इन दोनों को माइनस करने पे वी आर गेटिंग ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन। लिक्विडिटी ट्रैप कब हो जाता है यार? जब इतना कम इंटरेस्ट रेट होता है कि सारे लोग कैश फॉर्म में ही पैसा रखना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर नियर जीरो एंड पीपल प्रेफर होल्डिंग कैश rather than bonds, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं, टीडी अपॉन डीडी रेशियो अगर ज्यादा होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? टीडी अपॉन डीडी रेशियो अगर ज्यादा है तो ज्यादा पैसा अवेलेबल है बैंक्स के पास, मनी सप्लाई ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ेगा, इट लीड्स टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड कॉन्सिक्वेंट
enlargement of वॉल्यूम ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट एक्सपेंशन एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन, क्योंकि टाइम डिपॉजिट ज्यादा है तो आप ज्यादा लोन्स बांट सकते हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। 76 क्वेश्चन। ब्रॉड मनी क्या इंक्लूड करता है? करेंसी डिपॉजिट विद एन अग्रीड मैच्योरिटी अप टू 2 years है यहाँ पे। डिपॉजिट्स रिफंडेबल एट नोटिस ऑफ अप टू 3 months है। और repurchase agreements, money market fund units and debt security up to 2 years है। ये डायरेक्टली देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1? टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्रीडमैन्स डिमांड फॉर मनी? फ्रीडमैन के डिमांड फॉर मनी का ऑप्शन सी सही है। नॉमिनल डिमांड फॉर मनी फॉल्स is the opportunity cost of money holding declines? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग मनी डिक्लाइन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मनी का डिमांड कम नहीं होगा, मनी का डिमांड बढ़ जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है। तो 79 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन डी सही है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू? रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट -1। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 81, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? बेटा थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज नॉर्मेटिव होती है एंड ये नहीं अकाउंट फॉर करती है फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस। ओके, वो हेक्सटर-ओलियन थ्योरी करती है। तो does not take into account the factor price differences. Third and fourth statement are correct. That's why option B सही है। Where the value of the product or service is uh, enhanced as the number of individuals using it increases. जितने ज्यादा लोग उसे यूज करेंगे, आप भी उसे यूज करने के लिए फोर्स हो जाते हो, तो दैट इज बैंडवेगन इफेक्ट। ऑप्शन बी सही है। एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है? जो एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। द ड्यूटी लेविड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। देन 84 पे आ जाते हैं। ऐसा टैरिफ जो इतना ज्यादा सेट किया जाता है कि कोई और एंटर ही नहीं कर पाए मार्केट में। तो ऑप्शन ए सही है, प्रोहिबिटिव टैरिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ USMCA? तो करेक्ट ऑप्शन इज मेक्सिको, ऑप्शन ए। यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड कनाडा है इसका पार्ट। देन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन why GATT lost its relevance? तो ऑप्शन डी सही है इसमें, क्योंकि देयर वर inadequacies in institutional structure and dispute settlement system, उसमें काफी दिक्कतें थी। 87, the most controversial topic of Doha agenda was of course agriculture, ऑप्शन डी सही है। फिर अपने को मैच करना था इसमें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट FDI होता है, स्पेकुलेटिव होता है FPI। तो ए सेकंड के साथ मैच हो रहा है और बी फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। सी डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रही है। सी मैच हो रहा है फोर्थ के साथ। ओके, एंड डी मैच हो रहा है थर्ड के साथ। So that is why correct option is option A itself. Then 89, an investment in which an investor establishes a business activity in a foreign country which is different from the investor's main business activity, but in some way supplements उसकी major activity। उसकी main activity को supplement कर लिया ना कि similar line and length पे है, तो उसे vertical investment बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है। 90, an appreciation of currency or a strong currency makes the domestic currency valuable। आपकी करेंसी और स्ट्रांग हो जाती है एंड देयरफॉर इट कैन बी एक्सचेंज फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, आपकी करेंसी और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी तो आप उसको ज्यादा फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज कर पाओगे। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिजिकल रिफॉर्म्स? तो पहला तो सही है, बेटर टैक्स कंप्लायंस फिजिकल रिफॉर्म है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शंस, ये भी है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज नॉट अ फिजिकल रिफॉर्म, ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट होगा। एंड देयर आर ओके ट्रस्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस वुड बी ऑप्शन okay. First, third, and fourth are correct. Sorry, in this. That is reinvestment of funds in more profitable options and reinvestment of funds in more profitable options ये गलत है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एनकरेज करना ये सही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कर्व करना, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्टली LPG पॉलिसी के रिफॉर्म्स में देके रखे हैं। ओके, री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शंस इज नॉट गिवन, so that's why correct option would be 1, 3 and 4.
देन 92 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी। प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस टी एंड सिटीज टी, और विच वर सेंटर्स ऑफ कॉमर्स। यार पहले हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश एरा के पहले सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के तौर पे जानी जाती थी। दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन बी। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड क्या? रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में सबसे पहले आप लाइसेंसिंग हटा रहे थे। फिर 94 में इनने दो ऑप्शन को सही माना है। नीति आयोग एम्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू टू कैंपेन्स, ई अमृत और शून्य। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही माने गए। अर्ली लिबरलाइजेशन 1980s में स्टार्ट हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। 96 बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स। 47% सही है इसमें, ऑप्शन सी। ऑलमोस्ट 50% करीब पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर में स्टिल। Which government scheme focuses on providing financial support to farmers suffering crop loss? So that is PM फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which regime replaced the foreign investment promotion board? तो वो है FIF पोर्टल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। इंडिया की रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th, ऑप्शन बी सही है। और किसने रिप्लेस किया था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम? दैट इज ROTTEP स्कीम, ऑप्शन डी सही है इस केस में।